7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फ का एक बड़ा हिस्सा सरक गया जिसे एवेलांच कहते हैं। इसकी वजह से रोंटी पीक नाम की एक चोटी से कई बड़े पत्थर सरके और इसके बाद एक एक करके ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में पानी, बर्फ और मलबे की जबरदस्त बाढ़ आ गई। दोस्तों, इस बाढ़ से 2 हाइड्रो पावर डैम, दर्जनों ब्रिज और कई गाँव पानी के साथ बह गए और कम से कम 200 लोग अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, वैसे तो हिमालय का ये इलाका इस तरह की घटनाओं का शिकार होता रहता है, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग था क्योंकि ये बाढ़ फरवरी के महीने में आई थी। ये लगभग सर्दियों का वक्त होता है और इस महीने में बर्फ पिघलकर बाढ़ आना एक आम बात नहीं होती। लोकल लोगों में ये चर्चा आम है कि ये बाढ़ दरअसल 50 साल पहले इन पहाड़ों में खोई एक न्यूक्लियर बैटरी से निकली गर्मी की वजह से आई है, जो कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ खो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। लेकिन भला एक प्लूटोनियम पावर्ड न्यूक्लियर बैटरी इन ऊंची और वीरान पहाड़ियों में क्या कर रही है और इसकी वजह से बाढ़ कैसे आ सकती है और इतनी खतरनाक चीज को आखिर सरकार ने वहाँ छोड़ा ही क्यों हुआ है। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हमारे चैनल थियोर्स की सीरीज थियो फैक्ट्स में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोजाना इंटरेस्टिंग फैक्ट पोस्ट करते हैं। या अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ऑफिशियल रिपोर्ट जहाँ इस एवेलांच की अलग थ्योरी पेश करती है, जिसमें लैंडस्लाइड से लेकर इस इलाके की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जिम्मेदार ठहराया गया है, वही लोकल लोग अपनी न्यूक्लियर बैटरी वाली थ्योरी में ही यकीन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस हिमालय के इतने ऊंचे इलाके में लावारिस क्या कर रही है और उसे कौन यहाँ तक लाया? तो उसका जवाब है CIA। ये यूं कहे कि CIA ने ये डिवाइस वहाँ गलती से एक कोल्ड वॉर मिशन के दौरान खो दी थी। ये सुनने में भले ही अगली बॉन्ड फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन CIA ने 1960 में दरअसल ये ऑपरेशन किया था और इसका नाम था ऑपरेशन हेड, और जिसके लिए CIA को दुनिया भर के कुछ सबसे माहिर जांबाज डेयरडेविल माउंटेन क्लाइंबर्स रिक्रूट करने पड़े थे और उसके बाद भी ये मिशन फेल हो गया था, और जिसके नतीजे में ये न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी चोटी पर कहीं खो गई, जिसे फिर ढूंढा नहीं जा सका। दोस्तों, कोल्ड वॉर को दरअसल पॉलिटिकल टेंशन और हथियारों की दौड़ के लिए याद किया जाता है, जहां हर कोई किसी न किसी ग्रुप में शामिल था और हर एक छोटा बड़ा देश एक दूसरे देश की जासूसी कर रहा था, और इन सब जासूसों में नंबर 1 था अमेरिका। अमेरिका की हिट लिस्ट में उस वक्त कम्युनिस्ट थे और अमेरिका की नजर सोवियत के बाद एक नए उभरते हुए कम्युनिस्ट देश पर लगी हुई थी, जिसका नाम था चाइना। चेयरमैन माओ के शासन में नए नए बने चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग पावर दिखाना तब तक शुरू कर दिया था, और अक्टूबर 1964 में अपने पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट के बाद चाइना ने स्पेस प्रोग्राम की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट शुरू कर दिए थे, और इसके बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर चाइना की हर एक हरकत को मॉनिटर करना चाहता था। अब उस वक्त आज की तरह इंटरनेट जासूसी या सैटेलाइट इमेजिंग का दौर तो था नहीं, इसीलिए चाइना पर नजर बनाने के लिए सबसे ऑब्वियस सॉल्यूशन था एक लिसनिंग डिवाइस को सेटअप करना, जो चाइना के लैंड बेस्ड कंट्रोल सेंटर से उसके रॉकेट को जाने वाले सिग्नल को सुन सके। पर ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस डिवाइस को ऐसी जगह इंस्टॉल करना जरूरी था जहां से इसकी लोकेशन ठीक चाइना मेनलैंड और इसके रॉकेट के बीच में आए, जिससे सिग्नल को पकड़कर सुना जा सके, और दूसरा इसके और चाइना मेनलैंड के बीच में कोई दूसरी चीज ना हो, जैसे कि कोई ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ या धरती का कर्वेचर। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका चाइना से बहुत दूर है और उनकी जमीन पर लगने वाली कोई भी लिसनिंग डिवाइस ये काम नहीं कर सकती थी, तो इसके लिए उन्हें चाइना के किसी पड़ोसी देश की मदद चाहिए थी, जो उन्हें जल्दी ही इंडिया की शक्ल में मिल भी गया, क्योंकि भारत सरकार खुद उस वक्त चाइना की बढ़ती ताकत से परेशान थी और दूसरे 1962 की हार का जख्म भी अभी ताजा था। दोनों सरकारों के बीच में सहमति बन गई और उत्तराखंड की नंदा देवी चोटी पर एक लिसनिंग डिवाइस लगाने का प्लान फाइनल किया गया, क्योंकि नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी चोटी से लगभग पूरे चाइना का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है, जिससे चाइना के तमाम टेस्ट और बाकी एक्टिविटी पर नजर रखना बड़ा आसान काम था। लेकिन अभी प्लानिंग और इस प्लान की कामयाबी के बीच में दिक्कतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था, जिसे पार किए बिना ये डिवाइस लगा पाना मुमकिन नहीं था। 1965 में इस प्लान की शुरुआत हुई और इंजीनियर्स को सबसे पहले दिक्कत का अंदाजा हो चुका था। वो दरअसल ये था कि ये पहाड़ लगभग 25,000 फुट ऊंचा है और बेहतर रिजल्ट के लिए डिवाइस को इसकी चोटी पर लगाया जाना था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बिना खाने पीने और ऑक्सीजन के किसी लिसनिंग स्टेशन का काम करना नामुमकिन था, क्योंकि कोई भी इंसान वहाँ जिंदा रह ही नहीं सकता, और वो भी तब जब सैकड़ों किलोमीटर तक कोई रोड या इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए जरूरी था कि ये स्टेशन बिना किसी इंसान के फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से काम करे और इसे बस एक बार वहाँ लगा कर छोड़ दिया जाए। लेकिन यही से इस प्लान की दूसरी
दूसरी दिक्कत शुरू हो गई, और वो ये कि इस फुली ऑटोमेटिक डिवाइस को बना भी लिया गया तो इसे पावर कहाँ से मिलेगी। जाहिर है इस इलाके में कोई पावर ट्रांसमिशन तो है नहीं, और साथ ही सोलर पैनल भी यहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि एक तो यहाँ ठंड इतनी है, और दूसरा यहाँ पड़ने वाली बर्फ इन सोलर पैनल को कुछ ही घंटों में ढक देगी और पावर बनना बंद हो जाएगी। इसलिए CIA के इंजीनियर्स के पास एकमात्र सॉल्यूशन एक बैटरी पावर डिवाइस का था। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि कोई भी बड़ी से बड़ी बैटरी ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन चल सकती है, लेकिन इस डिवाइस को तो कई सालों तक काम करना था। अब यहाँ इस पॉइंट पर आज के टाइम में हो सकता था कि इंजीनियर हथियार डाल देते, लेकिन कोल्ड वॉर को अपने कुछ दिमाग हिला देने वाले पागलपन भरे फैसलों के लिए याद किया जाता है। इसलिए CIA के इंजीनियरों ने एक न्यूक्लियर बैटरी वाली डिवाइस का आइडिया फाइनल कर दिया, जिसे इस पहाड़ की चोटी पर लगाकर छोड़ दिया जाना था। प्लान फाइनल होने के बाद एक 60 किलो वजनी 7 प्लूटोनियम कोर वाली एक फुली ऑटोमेटिक लिसनिंग डिवाइस बना भी ली गई। लेकिन बस यही से ऑपरेशन हेड का दूसरा चैलेंज शुरू हो गया कि डिवाइस को आखिर 25,000 फुट की ऊंचाई तक कैसे लेकर जाया जाए। आखिर हिमालय को दुनिया की छत ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहला और ऑब्वियस सॉल्यूशन था बाई एयर, लेकिन कोई भी हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और एरोप्लेन के उतरने के लिए कई किलोमीटर का रनवे चाहिए, जो जाहिर है इतनी ऊंची चोटी पर नहीं मिल सकता। और साथ ही इतनी छोटी सी जगह पर इतने सेंसिटिव न्यूक्लियर डिवाइस को एयर ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेज हवाएं इसे उड़ाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा सकती थी, और साथ ही चट्टानों से टकराकर प्लूटोनियम कोर के डैमेज होने का डर भी था। इसीलिए कोई दूसरा रास्ता न मिलने के बाद CIA ने ट्रांसपोर्टेशन का सबसे प्रिमिटिव सॉल्यूशन पेश किया, बाई फुट। लेकिन ये भी कहाँ आसान काम होने वाला था। नंदा देवी चारों तरफ से हिमालय की 12 सबसे ऊंची चोटियों से घिरी हुई है, जो 20,000 फुट तक ऊंची हैं, और इन्हें पार करके नंदा देवी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। रेफरेंस के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक 7 बार खड़ा किया जाए तो इस ऊंचाई तक पहुंच पाएगी। यही वो नेचुरल दीवार है जो एक रिंग, एक अंगूठे की तरह नंदा देवी को चारों तरफ से घेरे हुए है, और इसे पार किए बिना वहां तक नहीं जाया जा सकता। ये सफर कितना मुश्किल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रिंग को पार करके नंदा देवी तक पहुंचने में क्लाइंबर्स को 100 साल लग गए थे, और 1940 में सबसे पहले नंदा देवी तक पहुंचने वाले माउंटेन क्लाइंबर्स ने इसे नॉर्थ पोल की जर्नी से ज्यादा मुश्किल सफर बताया था। और इतना सब कुछ सिर्फ नंदा देवी के बेस कैंप तक जाने के लिए करना पड़ता है। नंदा देवी के बेस कैंप से चोटी तक 3000 मीटर की चढ़ाई इसके अलावा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम इतना मुश्किल था कि पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई इंसान नहीं था जो इतनी हिम्मत और टैलेंट रखता हो कि ये काम कर सके। और साथ ही इस काम के लिए पब्लिक हायरिंग करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था। अब CIA ने इस मिशन की शुरुआत के लिए दुनिया के कुछ सबसे टैलेंटेड क्लाइंबर्स को हायर करने का काम शुरू कर दिया, और उन्हें दुनिया की मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग से गुजारा गया। यूरोप के तमाम बड़े और खतरनाक पहाड़ इन लोगों ने वजन के साथ फतह किए, और अब CIA के पास 6 अमेरिकन और 4 इंडियन, टोटल 10 लोग फाइनल हो चुके थे। लेकिन इस मिशन की अगली दिक्कत उनके सामने सिर उठा चुकी थी, और वो ये कि इन 10 में से किसी को भी जासूसी या न्यूक्लियर डिवाइस को ऑपरेट करने का कोई तजुर्बा नहीं था, और साथ ही इतने खतरनाक मिशन पर लैब में काम करने वाले किसी वैज्ञानिक को भेजना भी पॉसिबल नहीं था। इस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए CIA ने इस टीम के हेड सेलिब्रिटी क्लाइंबर जिम मैकार्थी को प्लूटोन में हैंडल करने का 1 हफ्ते का एक क्रैश कोर्स करवाया, जिसके बाद फाइनली इस मिशन को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था। इसे आप ऐसा सोचिए कि द ग्रेट खली को इंडियन एजेंसी रो भर्ती करे और उसे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद किसी चाइनीज कैंप में घुसकर कंप्यूटर हैक करने का काम दिया जाए। जिम के लिए ये काम इतना रिस्की था कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और तमाम सेफ्टी के बावजूद जिम को टेस्टिकुलर कैंसर का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें इस मिशन के दौरान रेडिएशन की हाई डोज मिली थी। बहरहाल मैकार्थी और उनकी टीम 1965 में इस मिशन के लिए तैयार हो गई, और उन्हें सेना के एक हेलीकॉप्टर से नंदा देवी के बेस कैंप के पास ले जाया गया। हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट मोड के तौर पर जानबूझकर चुना गया, क्योंकि 1965 के इंडिया में जब कोई खास टूरिस्ट भी नहीं होते थे, तब कुछ गोरे उत्तराखंड के गांवों में ऐसे दिखाई देते जैसे फटे मोजे से अंगूठा बाहर आ गया हो। और ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसकी थोड़ी सी भी खबर लीक होने का मतलब था पूरे मिशन का बेकार हो जाना, क्योंकि फिर चाइना वाले होशियार हो सकते थे और अपने मिशन संभाल कर करते। बस इसीलिए लोकल्स की नजरों में कम से कम आने के लिए इस टीम का ज्यादातर रास्ता हेलीकॉप्टर से पूरा करवाया गया, और फाइनल लैंडिंग पर पहुंचने से पहले इस टीम के गोरे मेंबर्स के फेस को मेकअप से सामना किया गया, ताकि वो बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिक्स हो जाएं। पैकेज को हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट से बेस कैंप तक ले जाने के लिए लोकल्स को हायर किया गया, जिन्हें बताया गया कि ये कुछ रिसर्चर्स हैं जो इक्विपमेंट के साथ रिसर्च करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहाना भी शायद लोकल्स को इस बात का यकीन नहीं दिला पाया कि आखिर क्यों एक 60 किलो का बॉक्स इतनी ठंड के बावजूद गर्मी छोड़ रहा है, और यही से वो मशहूर अफवाह फैलनी शुरू होगी जो लोकल्स के बीच में आज तक मौजूद है।
बहरहाल एक दिन बेस कैंप में आराम करने के बाद टीम ने अगली सुबह सवेरे नंदा देवी की चोटी के लिए चढ़ाई करनी शुरू कर दी और उनके साथ था उनका हफ्तों का खाना, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर, उनका टेंट, बिस्तर, चढ़ाई के औजार, कुल्हाड़ी और 60 किलो की लिसनिंग डिवाइस। और इस सब इतने वजन के साथ उन्हें हफ्तों तक नॉर्मल से 50% कम ऑक्सीजन में माइनस टेम्परेचर की ठंड में खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी और स्लीपिंग बैग्स में सोना था। शुरू के कुछ दिन तो इस टीम के लिए कोई खास मुश्किल नहीं रहे क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे हार्ड ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन जब ये टीम इस डिवाइस के साथ चोटी से महज 600 मीटर नीचे पहुंची तो हिमालय का ड्रामेटिक मौसम उनका इंतजार कर रहा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। चोटी से महज 600 मीटर नीचे जब मुश्किल से एक दिन की चढ़ाई बाकी थी तभी पहाड़ पर एक बड़ा बर्फीला तूफान शुरू हो गया जिसने पूरी टीम की हिम्मत तोड़ कर रख दी। ये तूफान इतना तेज था कि टीम बार बार बर्फ के नीचे दब जा रही थी जबकि वो लगातार बर्फ को साफ कर रहे थे और अपने सामान बचा रहे थे। और साथ ही इतने बड़े तूफान में चलते रहना भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जिससे किसी खड़ी चट्टान से टकराकर हजारों मीटर नीचे गहरी खाई में गिर जाने का खतरा था। जब तूफान ने थमने का नाम नहीं लिया और जब टीम के हर एक मेंबर की हिम्मत जवाब देगी तो मैकार्थी और उनकी टीम ने फैसला किया कि डिवाइस को वहीं किसी पहाड़ी गुफा में छुपा दिया जाए और फिर बाद में मौसम सही होने पर टीम वापस आएगी और इस डिवाइस को चोटी पर इंस्टॉल कर देगी। फैसला लेने के बाद नजदीक ही एक छोटी सी पहाड़ी गुफा में इस डिवाइस को न्यूक्लियर बैटरी के साथ रख दिया गया और टीम ने जान बचाने के लिए नीचे उतरना शुरू कर दिया। टीम सही सलामत वापस तो आ गई लेकिन जब अगले गर्मियों के मौसम में ये टीम वापस इकट्ठा हुई और चढ़ाई करके वापस इस लोकेशन पर पहुंची तो वो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये पूरे का पूरा एरिया बर्फ के सरकने की वजह से बदल चुका था और डिवाइस वहाँ नहीं थी। कई दिनों की तलाश और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा छान लेने के बाद भी जब ये डिवाइस या उसका कोई पार्ट नहीं मिल सका तो टीम एक बार फिर वापस नीचे आ गई और इसके बाद एक एक करके कई मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिवाइस को सर्च करने के लिए भेजे लेकिन सब बेकार हो गया क्योंकि इस डिवाइस का कोई नामो निशान वहाँ था ही नहीं। आखिरकार भारत सरकार ने 1980 में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया और यही से उन अनगिनत अफवाहों का दौर शुरू हो गया जो आज तक गर्म है। कोई कहता है कि ये डिवाइस पाकिस्तानी जासूसों के हाथ लग गई थी तो किसी का कहना है कि इस डिवाइस को भारत सरकार ने 70s के शुरू में ही ढूंढ लिया था और उसी की मदद से इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन सबसे मशहूर और सबसे भरोसेमंद क्लेम ये है कि जब इस डिवाइस को गुफा में रखा गया था तो वहाँ बर्फ थी लेकिन अगली गर्मियों के शुरू में जब बर्फ पिघलना शुरू हुई तो सरकती हुई बर्फ के साथ ये डिवाइस भी सरक कर नीचे चली गई और किसी अनरीचेबल लोकेशन पर जाकर किसी चट्टान पर टिक गई और ऊपर से बहने वाले ग्लेशियर ने इसे ढक दिया जिसे आज तक नहीं ढूंढा जा सका। अब इत्तेफाक से हाल ही के हिमालयन फ्लड ठीक उसी एरिया में आए थे जिसके ऊपर ये डिवाइस आज से 60 साल पहले खो गई थी जिससे लोकल का ये कहना किसी हद तक सही है कि वो डिवाइस आज भी कहीं बर्फ के नीचे गर्मी छोड़ रही है जिससे बर्फ पिघलकर एवेलांच आया था। और ये बात प्रैक्टिकली सही भी है क्योंकि प्लूटोनियम हजारों साल तक रेडिएशन छोड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग समेत बाकी सरकारी संस्थाओं का कहना है कि ये फ्लड दरअसल एक बड़े लैंडस्लाइड की वजह से आया था। पर चलो अगर गांव वालों की बात छोड़ भी दें तो क्या वाकई खोया हुआ कुछ किलो प्लूटोनियम इतना ही सेफ है जितना प्रशासन बता रहा है? शायद नहीं। अभी के फ्लड में लैंडस्लाइड वाली बात शायद सच भी हो लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये एरिया गंगा नदी का सोर्स है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और जिसके बहाव वाले इलाकों में उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक 50 करोड़ लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 7% है। अब अगर किसी तरह ये डिवाइस अपनी बेतहाशा गर्मी के साथ बर्फ के बहाव के साथ नीचे आ जाती है और बर्फ को पिघलाना शुरू कर देती है तो ये सारा पानी एक बड़ी बाढ़ की शक्ल में मलबे के साथ नीचे आएगा जिसका असर बिहार से लेकर बंगाल तक देखने मिलेगा और ये पूरे भारत की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए काफी होगा। फिलहाल तो हम इतना ही कह सकते हैं कि डिवाइस जहां भी हो सेफ रहे और ऐसी कोई घटना सामने ना आए जब तक कि इसे ढूंढकर डीएक्टिवेट ना कर दिया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये डिवाइस आज भी गर्मी छोड़ रही है या अभी एक महज अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।